नमस्कार। आप सुन रहे हैं नो यू चैनल पर मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित एक अत्यंत प्रभावशाली कहानी वफा का खंजर का ऑडियो बुक सारांश। यह कहानी दो भागों में बांटी गई है एक ही वीडियो के अंदर। पहला भाग। यह कोई साधारण प्रेम कथा नहीं है। यह कहानी है वफादारी, राजनीतिक द्वंद्व, मानव स्वभाव और अभिमान की, जिसमें प्रेम की धार भी है और राजनीति का जहर भी। तो चलिए शुरू करते हैं यह भावनाओं से भरी अद्भुत यात्रा। बहुत समय पहले की बात है, जब भारत में जयगढ़ और विजयगढ़ नाम के दो समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से विकसित राज्य हुआ करते थे। दोनों ही राज्यों की विशेषता थी हरियाली, विद्या, कला, धर्म और दर्शन में समानता। इनके रीति रिवाज, बोलचाल और सोचने के तरीके तक इतने मिलते जुलते थे कि मानो दो जुड़वा राज्य हों। लेकिन समानता के बावजूद इनके बीच की प्रतिद्वंद्विता इतनी प्रबल थी कि हर छोटा सा विकास एक दूसरे के लिए चुनौती बन जाता। अगर जयगढ़ में कोई सुधार होता तो विजयगढ़ को खतरे की घंटी सुनाई देती, और अगर विजयगढ़ में व्यापारिक उन्नति होती तो जयगढ़ उसे अपना पतन समझता। रेलवे की एक नई शाखा या एक नया जहाज, सब कुछ इन राज्यों में शंका और ईर्ष्या की आग में झोंक दिया जाता। जयगढ़ संगीत और कला का गढ़ था, और इस गढ़ की रत्न थी शिरीन बाई। वो एक ऐसी कलाकार थी जिसकी रूह संगीत में बसती थी। उसकी अदाओं और आवाज में वो जादू था जो बड़े बड़े शायरों, संगीतज्ञों और दरबारियों को उसके दर पर सर झुकाने पर मजबूर कर देता था। जब शिरीन बाई ने विजयगढ़ की धरती पर कदम रखा तो जैसे सारा राज्य मोहित हो गया। राग, रंग, सौंदर्य, संगीत, हर कोना, हर बाजार शिरीन बाई के नाम से गूंज उठा। नाट्यशालाएं सुनसान हो गईं, दरबारों के दरवाजे उस पर खुलने लगे। जवान हो या बूढ़े, अमीर हो या साधारण, सब उसकी एक झलक पाने को बेताब रहने लगे। शिरीन की लोकप्रियता ने अब विजयगढ़ के शासकों और बुद्धिजीवियों को बेचैन कर दिया। सिर्फ इसलिए नहीं कि उनकी दौलत मनोरंजन में बह रही थी, बल्कि इसलिए भी कि एक पराई नर्तकी, वो भी जयगढ़ की, उनके गर्व और सम्मान पर भारी पड़ रही थी। मंत्री, पुजारी, दरबारी सबने एक मत होकर शाही फरमान जारी किया, शिरीन बाई, आप तुरंत विजयगढ़ छोड़ दें। पर यह फैसला राजनयिक और सांस्कृतिक नियमों के विरुद्ध था। जयगढ़ के दूत ने इस पर आपत्ति जताई और शिरीन बाई ने भी इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा, यह मेरी आजादी, मेरे आत्मसम्मान और मेरे देश की प्रतिष्ठा पर आघात है। अब जयगढ़ में सन्नाटा था। बाजार बंद, तमाशे थमे हुए, लेकिन जनभावनाएं उबाल पर थीं। लोग दो हिस्सों में बंट गए। कोई शांति चाहता था, कोई युद्ध। एक सभा में बहसें चलती रहीं, सुझाव आते रहे, लेकिन रात बीत गई, निर्णय नहीं हुआ। अचानक किसी ने गगनभेदी स्वर में नारा लगाया, युद्ध, युद्ध। दीवारें गूंज उठीं, मैदानों में प्रतिध्वनि दौड़ गई, लोग सड़कों पर उतर आए, और तभी सारा शहर ललकार उठा, हम युद्ध चाहते हैं। आज से 30 वर्ष पहले भी एक ऐसा ही उबाल आया था। लंबी लड़ाइयों, विद्रोहों और बलिदानों के बाद जयगढ़ ने स्वतंत्रता पाई थी। उस समय हजारों घर उजड़ गए थे। उसी संग्राम में शामिल थे मिर्जा मंसूर, जिन्हें कन्नौज के किले में बंदी बनाया गया। उनका जिक्र, उनके बलिदान की कहानी आने वाले भाग में। तो दोस्तों, ये थी वफा का खंजर कहानी का पहला भाग। राज्य के बीच की राजनीतिक खाई, शिरीन बाई की कला का प्रभाव और जनभावनाओं की उथल पुथल ने पूरे क्षेत्र में तूफान ला दिया है। पर मिर्जा मंसूर की कहानी क्या मोड़ लाएगी? क्या शिरीन बाई विजयगढ़ में रहेगी या त्याग देगी सब कुछ? क्या जयगढ़ और विजयगढ़ के बीच युद्ध छिड़ेगा? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा वफा का खंजर के भाग दूसरे में। भाग दूसरे। दुनिया जयगढ़ की तलवार का लोहा मानेगी। मंसूर का बेटा अकरी फतेह के दरबार का एक अदना दरबारी बन सकेगा। और शायद मेरी वो दिली तमन्ना भी पूरी हो जाए जो बरसों से मेरी रूह को तड़पाती रही है। शायद मैं फिर मिर्जा मंसूर को जयगढ़ की रियासत में एक ऊंची कुर्सी पर देख सकूं। अगर खुदा न ख्वास्ता कोई मुसीबत आ पड़ी तो ये मुहर दिखा देना, हर फौजी, हर अफसर तेरी इज्जत करेगा और तुझे मेरे कैंप तक पहुंचाएगा। मुझे यकीन है कि जयगढ़ के लिए और उस अकरी के लिए जो तेरे जिगर का टुकड़ा है,
तू थोड़ी तकलीफ जरूर उठाएगा, चाहे वो रूहानी तकलीफ ही क्यों ना हो। तीसरे दिन जयगढ़ की फौज ने विजयगढ़ पर हमला कर दिया। दोनों सेनाओं के बीच भीषण संग्राम हुआ। विजयगढ़ के पास आधुनिक हथियार थे, जहरीले गड्ढे, तोपें और हवाई जहाज। पर जयगढ़ जयगढ़ को भरोसा था अपनी बहादुरी पर, अपने जज्बे पर, अपने उसूलों पर। 1 महीने तक लगातार आग, गोलियों और जहरीली हवाओं में जंग चलती रही। जयगढ़ की हिम्मत जवाब दे रही थी। और तब अकरी को समझ आया कि जिम्मेदारी सिर्फ जीत की नहीं होती, बल्कि हार में भी गरिमा बनाए रखने की होती है। जयगढ़ की अखबारों ने आखिरी को निशाना बनाया। वो आखिरी जो कल तक हीरो था, आज लानत मलामत का पात्र बन चुका था। अनाथ बच्चों की सिसकियां, विधवाओं की आहें, व्यापारियों का नुकसान, राष्ट्र का अपमान, सबका दोष उसी एक नाम पर मढ़ा गया, आखिरी। देशभक्ति का सिंहासन सोने का हो सकता है, लेकिन फूलों का नहीं। अब एक ही रास्ता था, मंदौली को काट देना। युद्ध का केंद्र वहीं था। ये काम मुश्किल था, जानलेवा था, लेकिन इसके अलावा कोई चारा नहीं बचा था। अकरी ने एक खत लिखा अपने अब्बा जान मिर्जा जलाल को। अब्बा जान, वो जरूरत अब सामने खड़ी है। आपका प्यारा जयगढ़ दुश्मनों के शिकंजे में है और आपका बेटा अखरी उम्मीदों की भंवर में डूब रहा है। अगर हम किले तक पहुंच जाएं तो दरवाजा खोल देना, वरना इस जमीन पर सिर्फ मेरी लाश बचेगी और जयगढ़ आपको कभी माफ नहीं करेगा। शाम हो चुकी थी। मैदान जंग के बाद जैसे राख का समंदर बन चुका था। घायल सैनिक, बुझती तोपें, टूटे किले, और फिर जयगढ़ की फौज का एक अफसर विजयगढ़ की वर्दी पहनकर दुश्मन की कतारों में घुस गया। वह घायल सैनिकों के बीच लेट गया। अर्धरात्रि का समय था। मिर्जा जलाल दीवार पर बैठा सोच रहा था, क्या मेरा बेटा मुझे खत लिखने की हिम्मत कैसे कर गया? जिसने उसूलों के लिए सब कुछ खो दिया, वह अब अपने उसूल कैसे तोड़ सकता है? पर क्या हर हाल में दगा गुनाह होती है? क्या दुश्मन से दगा करना गुनाह है? क्या अपनी कौम की खातिर दगा वफा से भी बड़ी नहीं हो जाती? इतिहास ऐसी मिसालों से भरा है जब दगा ने एक कौम को बचा लिया। कभी कभी देशभक्ति में व्यक्तिगत नैतिकता मायने नहीं रखती। कभी वतन की मिट्टी की कीमत उसूलों से कहीं ऊपर होती है। जयगढ़ वाले अब भी पूरी हिम्मत से लड़ रहे थे। अकरी ने चाल चली, अपनी फौज को किले की तरफ मोड़ दिया। लेकिन क्या वह खुद अपनी कब्र खोद रहा था? विजयगढ़ की तरफ से मैदान खाली हो गया था। दुश्मन कभी भी किले में घुस सकता था। अब मिर्जा जलाल के सामने 2 रास्ते थे, या तो दरवाजा बंद रखकर उसूलों पर कायम रहे, या फिर दरवाजा खोलकर एक पूरा राष्ट्र बचा ले। वह उठा और किले का दरवाजा खुलवा दिया। उस एक निर्णय ने अकरी की फौज को बचा लिया। जयगढ़ बच गया। वह धरती जिस पर हजारों वीरों ने खून बहाया था, वह जिंदा रह गई। और मिर्जा जलाल, वो सिर्फ एक बाप नहीं था, वो था एक सच्चा देशभक्त जिसने वक्त आने पर वफा का खांजर चलाया, लेकिन किसी के सीने में नहीं, बल्कि खुद के उसूलों पर, ताकि आने वाली पीढ़ियां कह सकें वह झुका नहीं। उसने अपने घुटने नहीं टेके, बल्कि वक्त से आगे चलकर एक नया इतिहास लिखा।